हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लोक अदालत के गठन तथा शक्तियों से आप क्या समझते हैं। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का एक प्रभावी माध्यम है। टिप्पणी कीजिए। जो लोक अदालत होती है वो 3 महीने में एक बार लगती है, कोर्ट में लगती है 3 महीने में एक बार लोक अदालत। उसका गठन कैसे होता है, उसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, हमें ये बताना है। ठीक है। फिर इस तरह से पूछा गया है कि लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों पर चर्चा कीजिए। जो लोक अदालत है उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है। लोक अदालत में जो मामले जाते हैं उनका शीघ्र निपटारा हो जाता है और कम खर्चीले होते हैं ये। लोक अदालत भारत का वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, विवाद का वैकल्पिक समाधान यानी कि एडीआर, इसकी फुल फॉर्म है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ता, सरल, त्वरित यानी कि शीघ्र, सौंदर्यपूर्ण न्याय प्रदान करना है। लोक अदालत न्यायालय में लंबित मामलों तथा न्यायालय में जाने से पूर्व के विवादों का आपसी समझौते द्वारा निपटारा करती है। लोक अदालत में जो लोक अदालत होती है, एक तो इसमें सरल, ठीक है, अदालत का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित है। जो लोक अदालत है इसका संवैधानिक आधार बताया गया है आर्टिकल 39 में, जो समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का निर्देश देता है। जो आर्टिकल 39 है इसमें बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। इसका वैधानिक प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में किया गया है। जो इसका लीगल प्रावधान है, जो इसका वैधानिक प्रावधान है वो किया गया है इस अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत निशुल्क, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। लोक अदालत का अर्थ। लोक अदालत का अर्थ, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों का समाधान आपसी समझौते एक सुलह के आधार पर किया जाता है। इसमें न्यायालय जैसी कठोर प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। यह जनता की अदालत मानी जाती है जहां विवाद का निपटारा सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। ठीक है। जो लोक अदालत होती है इसे कहते हैं लोगों की, जनता की अदालत। लोक अदालत, लोगों की अदालत, जनता की अदालत, जिसमें शीघ्र निपटारा किया जाता है लोगों के विवादों का। ठीक है। अदालत का गठन। धारा 19 लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के अनुसार लोक अदालत को डिफाइन किया गया है। ये एक्ट याद रखना। इसमें आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996, इसके अंदर ये एक्ट है जिसमें लोक अदालत के बारे में बात की गई है। और लोक अदालत की बात इस एक्ट के सेक्शन 19 में बताई गई है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है। धारा 19 के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे कहते हैं DLSA, DLSA, और ऊपर वाले कहते हैं SLSA, सालसा, डालसा और नालसा। एक और है NLSA, इसे कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसे कहते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट मतलब ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करती है, स्टेट मतलब ये स्टेट स्तर पर काम करती है, और नेशनल मतलब ये नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। ठीक है। फिर है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, फिर तालुका विधिक सेवा समिति समय समय पर लोक अदालत का आयोजन कर सकते हैं। ये जो अधिनियम है इनके तहत लोक अदालत का समय समय पर आयोजन किया जाता है। लेकिन जो मैंने अभी तक मेनली देखा है वो देखा है कि 3 महीने में एक बार लोक अदालत लगती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 3 महीने में दिल्ली में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, नोएडा में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, मुरादाबाद में, इन सब में 3 महीने में एक बार लोक अदालत लगती है। ठीक है। और उस दिन
जो सारे विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जाता है, जो लोन से संबंधित है, चालान है, फिर कोई केस वापस लेना है, म्यूचुअल कोई डाइवोर्स लेना है, ये सारे केस वहां पे जा सकते हैं और इनका शीघ्र निपटारा किया जा सकता है, मतलब हो जाता है। फिर लोक अदालत की संरचना। लोक अदालत में सामान्यतः निम्न सदस्य होते हैं कार्यरत। फिर एक अधिवक्ता और एक समाज सेवी या संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। इसकी संरचना में ये तीनों सदस्य होते हैं। फिर है लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र। इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत। लंबित मामलों का निपटारा। लोक अदालत उन मामलों का निपटारा कर सकती है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। जैसे लंबित मतलब बहुत समय से चल रहे हैं। दीवानी मामले, सिविल केस, मोटर व्हीकल एक्ट वाले मामले, मोटर दुर्घटना दावे वाले मामले, वैवाहिक विवाद, जो फैमिली मैटर्स होते हैं वो, बैंक ऋण, बैंक से किसी ने लोन लिया है वो, श्रम विवाद, लेबर कोर्ट वाले विवाद, वो सारे लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये है इसका अधिकार क्षेत्र कि इन क्षेत्र में ये अपना निर्णय दे सकते हैं। इन क्षेत्रों के मामले लोक अदालत देख सकती है। फिर है पूर्व विवाद मामले। ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उन्हें भी लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है। जो मामले न्यायालय में नहीं गए हैं वो डायरेक्ट लोक अदालत वाले दिन उस कोर्ट में जा सकते हैं। फिर समझौता योग्य अपराध। कोई समझौता योग्य अपराध हुआ है तो उसको भी लोक अदालत में लेकर जाया जा सकता है। लोक अदालत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों को सुन सकती है जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो। जैसे साधारण मारपीट, कोई छोटी मोटी मारपीट हुई है और किसी ने केस कर रखा है तो ऐसे विवादों को लोक अदालत में शीघ्र निपटाया जा सकता है। फिर मानहानि, किसी के मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई है और केस हो गया है तो उस केस को भी लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। पारिवारिक विवाद, फैमिली मैटर्स भी लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं। फिर है गैर समझौता योग्य अपराधों पर अधिकार नहीं। जैसे हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जो छोटे मोटे मामले हैं वो तो लोक अदालत में जा सकते हैं, लेकिन जो गंभीर मामले हैं वो लोक अदालत में नहीं जाएंगे, उनको कोर्ट ही सुनेगा। लोक अदालत की शक्तियां, पावर्स ऑफ लोक अदालत। धारा 22 के अंतर्गत शक्तियां। लोक अदालत को कुछ मामलों में दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे गवाहों को बुलाना, वो गवाह को उसी दिन बुला सकती है। दस्तावेज प्रस्तुत करवाना, शपथ पर साक्ष्य लेना, लोक अभिलेख मांगना या फिर दस्तावेजों की जांच करना, ये सारी जो शक्तियां हैं वो लोक अदालत के पास हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद समझौता कराने की शक्ति। जो समझौता कराया जाता है, सेटलमेंट, उसकी शक्ति। लोक अदालत द्वारा मुख्य कार्य पक्षकारों के बीच समझौता कराना है। यह निर्णय थोपती नहीं बल्कि आपसी सहमति से समाधान कराती है। ये अपने निर्णय को उन पर थोपती नहीं है, उनको बाध्य नहीं करती कि आप इस निर्णय को मानिए, बल्कि उनकी आपसी सहमति से समझौता कराती है। ठीक है, निर्णय देने की शक्ति, जो अवोट पंचाट देने की शक्ति। यदि पक्षकार समझौते पर पहुंच जाते हैं तो लोक अदालत पंचाट पारित करती है, वो निर्णय दे देती है। यह दीवानी न्यायालयों के डिक्री के समान होता है। जो ये पंचाट देगी, जो ये निर्णय देगी, वो न्यायालय की डिक्री के समान ही होगा। इसके विरुद्ध अपील नहीं होती, इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। यह अंतिम में बाध्यकारी होता है। अगर आपने लोक अदालत में जाके समझौता कर लिया है और आपका समझौता हो चुका है तो वो बाध्यकारी होगा, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद लोक अदालत का निर्णय एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रभावी माध्यम। लोक अदालत का निर्णय वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का अत्यंत प्रभावी माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसमें त्वरित न्याय यानी कि शीघ्र वर्षों तक लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो जाता है। कम खर्च, इसमें न्यायालय शुल्क नहीं लगता तथा खर्च बहुत कम होता है। सरल प्रक्रिया, तकनीकी औपचारिकताएं कम होती हैं। सौहार्दपूर्ण समाधान, समझौते के आधार पर विवाद समाप्त होने से संबंध बने रहते हैं। न्यायालयों का भार कम करना, लोक अदालत लंबित मामलों की संख्या कम करने में सहायक है। ठीक है, जो बरसों से कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको लोक अदालत में भेजकर न्यायालय का भार, न्यायालय का बोझ कम कर दिया जाता है। फिर है पंजाब राज्य बनाम जलोर सिंह, एक केस है। इस मामले में विवाद इस बात को लेकर था कि
क्या लोक अदालत न्यायालय की तरह विवाद का निर्णय दे सकती है जब पक्षकारों के बीच समझौता न हो? मामला लोक अदालत के समक्ष भेजा गया था, लेकिन पक्षकार किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद लोक अदालत की भूमिका और अधिकारों पर प्रश्न उठाया गया। न्यायालय का निर्णय, कोर्ट ने जजमेंट दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक अदालत का मुख्य कार्य केवल पक्षकारों के बीच समझौता या सुलह कराना है। जो लोक अदालत है, इसका कार्य सिर्फ इतना है कि वो दो लोगों के बीच में सेटलमेंट कराए, सुलह कराए। लोक अदालत किसी मामले का निर्णय न्यायालय की तरह मेरिट पर नहीं दे सकती। यदि समझौता नहीं होता तो मामला पुनः संबंधित न्यायालय में भेज दिया जाएगा। अगर समझौता होगा ही नहीं तो फिर वो वापस उसी कोर्ट में चला जाएगा जहां से भेजा गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि लोक अदालत एक कंसिलिएटरी फॉर्म है, न कि नियमित न्यायालय। ये सिर्फ 3 महीने में एक बार चलती है, कंटिन्यू नहीं चलती है। ठीक है, फिर इसका निष्कर्ष। लोक अदालत भारतीय न्याय व्यवस्था का एक प्रभावी एवं जनहितकारी अंग है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थापित यह व्यवस्था जनता को रास्ता, सरल एवं त्वरित यानी कि शीघ्र न्याय प्रदान करती है। लोक अदालत का अवॉर्ड अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा न्यायालयों के बढ़ते भार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लोक अदालत ADR प्रणाली का अत्यंत प्रभावी माध्यम मानी जाती है। ठीक है, जो ये लोक अदालत है, इसका प्रावधान दिया गया है धारा 19 में। जो ये एक्ट है विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके धारा 19 में लोक अदालत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा लोक अदालत से संबंधित। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का अर्थ और प्रकृति क्या है? जो वैकल्पिक विवाद प्रणाली निवारण प्रणाली है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या प्रकृति है तथा इसकी विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। जो ये ADR है, ADR सिस्टम, इसके बारे में पूछा है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या प्रकृति है, इसकी विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए। और दूसरी तरह से ऐसे ही पूछा गया है कि वैकल्पिक विवाद सुलह पद्धति के अर्थ एवं कार्य क्षेत्र को समझाइए, इसके महत्व को भी समझाइए। इसमें महत्व पूछ लिया है। फिर इस तरह से पूछा गया है कि वैकल्पिक विवाद यानी कि ADR प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये जो प्रणाली है ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, वर्तमान समय में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक मुकदमे के निपटारे में कई वर्षों तक का समय लग जाता है तथा पक्षकारों को अत्यधिक धन और श्रम खर्च करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का विकास हुआ, यानी कि कोर्ट में ना जाकर इसे भेज दिया जाए आर्बिट्रेशन के पास, ताकि इसका समाधान किया जा सके। ठीक है, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से विवादों का समाधान न्यायालय के बाहर शांतिपूर्ण, त्वरित यानी कि शीघ्र तथा कम खर्च में किया जाता है। यह प्रणाली पक्षकारों के बीच आपसी सहमति, संवाद और समझौते पर आधारित होती है। भारत में ADR, अब ये बहुत बड़ा नाम हो रहा था कि वैकल्पिक विवाद समाधान, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है हर जगह ADR। ADR को संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 39 के क्लॉज A से प्राप्त होता है, जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 और ADR प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान करते हैं। ये 2 एक्ट हैं जो इसको ADR को अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, दोनों एक्ट के नाम याद रखना। इसके ये जो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके धारा 19 में लोक अदालत को परिभाषित किया गया है, ये सेक्शन भी याद रखना। ADR का पूर्ण विवाद का वैकल्पिक समाधान है, यानी कि लोगों को विकल्प देना कि आप अपने डिस्प्यूट को, अपने विवाद को ADR के माध्यम से कहाँ ले जाइए, आर्बिट्रेशन में, और वहां जाकर सुलह समझौता कीजिए। अगर आपके बीच में सुलह समझौता होता है तो आपका जो विवाद है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ADR है ये एक विकल्प देता है पक्षों को, जिसका अर्थ है विवादों के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था। एक विकल्प देना कि आप अपने विवादों को शीघ्र निपटा सकते हैं। इसका आशय ऐसी प्रक्रियाओं से है जिसके माध्यम से न्यायालय की पारंपरिक एवं जटिल
प्रक्रिया से हटकर विवादों का समाधान किया जाता है। इसमें पक्षकार स्वयं या किसी निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से विवाद का समाधान खोजते हैं। ठीक है, जो पक्षकार हैं वो या खुद या फिर किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति की सहायता से अपने विवादों का समाधान खोजते हैं। फिर वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, इसे कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एडीआर। प्रणाली की प्रकृति, ये 2 बार लिखा हुआ है। न्यायालय प्रक्रिया से भिन्न एवं अधिक लचीली होती है। यह पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से आपसी सहमति और सहयोग पर आधारित होती है। इसमें कठोर तकनीकी नियमों का पालन आवश्यक नहीं होता, जिसमें पक्षकार स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं। एडीआर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह गोपनीय प्रक्रिया होती है, यानी कि प्राइवेट प्रक्रिया होती है, इसलिए व्यापारिक या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होती। यह प्रणाली कम खर्चीली होती है क्योंकि इसमें लंबे समय तक मुकदमेबाजी नहीं चलती। ठीक है, इसमें जल्द ही निपटारा हो जाता है विवादों का, अगर दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है। अगर समझौता नहीं होता है तो फिर कोर्ट में केस चलता रहेगा, फिर चाहे साल लगे या 10 साल लगे। विभिन्न तकनीकें, अब इसकी विभिन्न तकनीकें। पहली, मध्यस्थ। क्या क्या तकनीकें हैं वैकल्पिक विवाद निपटान की? मध्यस्थता एडीआर की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है, जिसमें पक्षकार अपने विवादों को एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसे आर्बिट्रेटर मध्यस्थ कहा जाता है, के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय देता है। अगर आपको हिंदी में याद रहे मध्यस्थ तो हिंदी में लिख देना, और अगर आपको इंग्लिश में याद रहे आर्बिट्रेटर तो आप आर्बिट्रेटर लिख देना। ऐसे लिखना जैसे लिखते ना आर बी टेटर, ऐसे लिख देना। ठीक है, जिसे अवोर्ड कहा जाता है यानी कि पंचाट कहा जाता है। यह निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। भारत में इसका प्रावधान आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में किया गया है। किसका? एडीआर का। वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली। आर्बिट्रेशन विशेष रूप से व्यापारिक एवं अंतरराष्ट्रीय विवादों में उपयोगी है, क्योंकि इसमें गोपनीयता बनी रहती है तथा विवादों का शीघ्र समाधान होता है। न्यायालय की अपेक्षा इसकी प्रक्रिया सरल एवं लचीली होती है। ठीक है, ये थी इसकी पहली तकनीक। और दूसरी है सुलह समझौता। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसे सुलहकर्ता कंसिलिएटर कहा जाता है, पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास करता है। सुलहकर्ता कोई निर्णय नहीं देता बल्कि केवल समाधान सुझाता है। जो सुलहकर्ता होता है वो कोई निर्णय नहीं लेता, वो सिर्फ उन दोनों को विकल्प देता है कि आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, जो आप कहेंगे वही होगा। यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो समझौता करार सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। सुलह की प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण होती है तथा यह व्यापारिक एवं पारंपरिक विवादों में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विवाद को समाप्त करके पक्षकारों के संबंधों को बनाए रखना है। ठीक है, फिर मध्यस्थता, जिसे कहते हैं मीडिएशन। पहले हमने ऊपर पढ़ा था मध्यस्थ, जिसे कहते हैं आर्बिट्रेटर, और यह है मध्यस्थता, जिसे कहते हैं मीडिएशन। मध्यस्थता में एक निष्पक्ष मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर पक्षों के बीच संवाद स्थापित करता है, दोनों पक्षों के बीच बातचीत का एक जरिया स्टार्ट करता है तथा उन्हें विवाद के समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर स्वयं कोई निर्णय नहीं देता बल्कि चर्चा को सही दिशा में ले जाता है। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक, उनकी दोनों की इच्छा से और गोपनीय प्राइवेट होती है। मीडिएशन का उपयोग विशेष रूप से पारंपरिक विवादों, वैवाहिक मामलों तथा व्यापारिक विवादों में किया जाता है। यह प्रक्रिया संबंधों को सुरक्षित रखने में सहायक होती है, क्योंकि इसमें टकराव की बजाय संवाद को महत्व दिया जाता है। संवाद किसे कहते हैं? संवाद कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है, विचार विमर्श होते हैं, उसे ही संवाद कहते हैं। ठीक है, संवाद। फिर है इसके बाद वार्ता, नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होना। वर्ता वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की सबसे सरल एक प्राचीन तकनीक है। इसमें पक्षकार बिना किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता के सीधे आपस में बात कर विवाद का समाधान करते हैं। इस प्रक्रिया में समय और धन दोनों की बचत होती है। वार्ता नेगोशिएशन का प्रयोग सामान्य व्यापारिक लेन देन, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, विवाद या पारिवारिक मामले, फैमिली मैटर्स में व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी सफलता पक्षकारों की साझेदारी एक सहयोग पर निर्भर करती है। जो इसकी सफलता है वो पक्षकारों की साझेदारी, उनके सहयोग पर निर्भर करती है कि वो एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं। ठीक है। फिर है लोक अदालत। लोक अदालत ये एक तकनीकी है वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जनता को सस्ता एवं त्वरित शीघ्र न्याय प्रदान करना है। इसका प्रावधान लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में किया गया है। लोक अदालत में विवादों का समाधान समझौते एवं सुलह के आधार पर किया जाता है। धारा 19 में लोक अदालत को बताया गया है, जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसके धारा 19 में लोक अदालत को परिभाषित किया गया है। इसका अवॉर्ड, इसकी जो पंचाट होती है वो दीवानी न्यायालयों की डिग्री के समान प्रभाव रखता है। जो भी ये ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर जो दीवानी न्यायालय है, सिविल न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, वो डिग्री देती है, वो निर्णय देती है, उसी के समान प्रभाव रखेगा तथा इसके विरुद्ध अपील नहीं होती। जो लोक अदालत में निर्णय हो जाता है इसके विरुद्ध अपील नहीं होती। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण विवाद, वैवाहिक विवाद तथा श्रम विवादों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। ठीक है। फिर इसका महत्व भी पूछा गया है। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली आधुनिक न्याय व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह न्यायालयों के बढ़ते भार को कम करता है। लाखों लंबित मामलों का समाधान वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के माध्यम से शीघ्र किया जा सकता है। यह प्रणाली कम खर्चीली होती है जिससे गरीब एवं सामान्य व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सकता है। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली एडीआर प्रक्रिया त्वरित शीघ्र न्याय प्रदान करती है तथा वर्षों तक मुकदमा चलने की समस्या से बचाती है। ठीक है। यह है इसका महत्व। घूम फिर के सारी बात वही आ रही है कि इसमें क्या होता है, शीघ्र निपटारा किया जाता है, जल्दी निपटारा किया जाता है, न्यायालय का जो भार है उसको कम किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंग है किसका, आर्बिट्रेशन एक्ट का। और जो मुकदमे वर्षों से चल रहे हैं उनको जल्द ही निपटा दिया जाता है। ठीक है। घूम फिर के ऐसी ही चीजें आ रही हैं। आप इनकी हेडिंग्स वगैरह सही लिखना और अंदर का मैटर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन उल्टा पुल्टा मत लिखना, उससे रिलेटेड ही लिखना। ठीक है। फिर है इसके बाद इसके अतिरिक्त यह गोपनीयता बनाए रखती है। कई बार हमने पढ़ लिया होगा कि प्राइवेसी को बनाए रखती है, जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठा एवं व्यक्तिगत सम्मान सुरक्षित रहता है। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह पक्षकारों के बीच संबंधों को बनाए रखती है। न्यायालय के मुकदमे हैं उनमें अक्सर संबंध खराब हो जाते हैं, बल्कि वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली सौहार्दपूर्ण सम्मान प्रदान करती है। जो कोर्ट में केस चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है, लेकिन जब आपसी समझौता दो लोगों में हो जाता है, जब वो एक दूसरे की बात को मान जाते हैं, तो यहाँ पे उनके जो संबंध है वो बने रहते हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली अत्यंत उपयोगी है क्योंकि विभिन्न देशों की कंपनियां आर्बिट्रेशन मीडिएशन के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। संबंधित प्रावधान। अब इससे संबंधित प्रावधान कहाँ है? भारतीय विधि में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली एडीआर विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से मान्यता प्रदान की गई है। संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का निर्देश देता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 89 न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वे विवादों को एडीआर के लिए भेज सकें। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 मध्यस्थता और समझौता की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लोक अदालत की स्थापना एवं कार्य प्रणाली का समाधान
करता है। इसमें अब सारी चीज आ गई कि इसका जो प्रावधान है एडीआर का, ये कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 39, जो संविधान का अनुच्छेद 39 है, जो कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर बताया हुआ है। उसमें कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराई जाएगी प्रत्येक उस व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और जो सिविल प्रक्रिया संहिता है सीपीसी, उसकी जो धारा है 89, वो कहती है कि न्यायालय को यह अधिकार है कि वो विवादों को एडीआर में भेज दें, एडीआर में भेज सके ताकि विवादों का निपटारा जल्दी हो सके। और जो हमारे ये एक्ट है 1987, इसमें ये प्रावधान दिया गया है जो लोक अदालत है उसकी व्यवस्था कराई जा सके। ठीक है, और जो हमारे ये एक्ट है इसके अंतर्गत कराया जाता है समझौता। ठीक है, सेक्शन और ये एक्ट याद रखना। और बहुत सारे सेक्शन और हैं जो हमने लोक अदालत के पढ़े थे वो भी। फिर है इसके बाद केस। सेलेम एडवोकेट बनाम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। अब एक नाम से और भी केस होते हैं, आपको सिमिलर केस अदर क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा, तो आप याद रखना कि आपको कौन सा केस किस किस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक केस जो होता है वो बहुत सारे विवादों से संबंधित होता है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देते हुए कहा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 का उद्देश्य न्यायालयों के भार को कम करना तथा विवादों का त्वरित शीघ्र समाधान करना है। न्यायालयों ने मध्यस्थता, सुलह मध्यस्थता तथा लोक अदालत जैसी प्रक्रियाओं को प्रभावी विवाद निवारण प्रणाली माना है, विवादों के निवारण की प्रणाली माना है। ठीक है, इस केस में ये बात कही गई थी। इसके बाद फिर है अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्गी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये केस है 2010 का। इस मामले में प्रश्न यह था कि दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 89 के अंतर्गत किन मामलों को एडीआर के लिए भेजा जा सके। विवाद निर्माण कार्य, जो निर्माण कार्य होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, उससे संबंधित था ये केस। न्यायालय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एडीआर प्रणाली न्यायिक सुधार का महत्वपूर्ण साधन है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक, व्यापारिक, उपभोक्ता तथा अनुबंध संबंधी विवाद एडीआर के लिए उपयुक्त हैं, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों को एडीआर में नहीं भेजा जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि एडीआर से विवादों का त्वरित यानी कि शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। ठीक है, सौहार्द का मतलब होता है मित्रतापूर्ण समाधान संभव है, यानी कि एक तो शीघ्र और उन दोनों के बीच में संबंध बने रहते हैं, जबकि न्यायालय में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संबंध बने रहते हैं और शीघ्र निपटारा किया जाता है। फिर है इसके बाद दूसरा केस पंजाब राज्य बनाम जलोर सिंह। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लोक अदालत की भूमिका को स्पष्ट किया। मामला मोटर दुर्घटना मुआवजे, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन से संबंधित था, जिसे समझौते के लिए लोक अदालत में भेजा गया था। बाद में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या लोक अदालत समझौता न होने की स्थिति में स्वयं निर्णय दे सकती है। लोक अदालत को यह अधिकार है कि वो निर्णय दे दे या नहीं, ये इसमें प्रश्न उठा था। न्यायालय का निर्णय। न्यायालय ने निर्णय दिया कि साधारण लोक अदालत का मुख्य कार्य केवल पक्षकारों के बीच समझौता या सुलह कराना है। लोक अदालत किसी नियमित, जो कंटिन्यू न्यायालय चलती है, जो कंटिन्यू कोर्ट चलता है, उसकी तरह मामले के गुण दोष पर फैसला नहीं दे सकती। यदि पक्षकारों के बीच समझौता नहीं होता तो मामला वापस संबंधित न्यायालय में चला जाता है और वहीं उसका निर्णय किया जाता है। इस प्रकार न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत का उद्देश्य विवाद का सौहार्दपूर्ण यानी कि मित्रतापूर्ण सद्भावना के रूप में समाधान करना है, न कि न्यायालय की तरह फैसला करना। ठीक है, जो लोक अदालत है उसका सिर्फ इतना काम है कि वो दोनों लोगों के बीच में समझौता कराए, सुलह कराए। ठीक है, उसका काम निर्णय देना नहीं है। अगर समझौता सुलह नहीं होती है तो वो जो विवाद है, जो वाद है, वो चला जाएगा वापस उसी कोर्ट में। ठीक है, फिर वहीं से केस चलेगा आगे। फिर है प्रणाली की सीमाएं। जो प्रणाली है एडीआर, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। यद्यपि वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। सभी प्रकार के विवाद वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं होते। जैसे हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में एडीआर लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे मामले
एडीआर में नहीं जाएंगे। एडीआर में सिर्फ छोटे मोटे मामले जा सकते हैं जो व्यापार से संबंधित हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित हैं, या फिर मारपीट से संबंधित हैं, वैवाहिक पारिवारिक मामले से संबंधित हैं, पारिवारिक मामले से संबंधित हैं। ऐसे मामले एडीआर में जा सकते हैं। ठीक है। कभी कभी शक्तिशाली पक्ष कमजोर पक्ष पर समझौते के लिए दबाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में समझौते को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि इसको किस केस को सुनने के अधिकार है। और इसका हमने जो क्षेत्र पढ़ा था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि इसका क्षेत्र अधिकार कितना है, ये कौन कौन से मामलों को देख सकती है, किस किस मामलों का निपटारा कर सकती है। ठीक है। फिर है निष्कर्ष। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली एडीआर आधुनिक न्याय व्यवस्था की आवश्यकता बन चुकी है। यह प्रणाली न्यायालयों के बढ़ते भार को कम करने, त्वरित एवं सस्ता न्याय प्रदान करने तथा पक्षकारों के बीच सौहार्द बनाए रखने यानी कि संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता बातचीत और लोक अदालत जैसी तकनीकों ने इसे अत्यंत प्रभावी बना दिया है। वर्तमान समय में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बल्कि न्यायिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली से संबंधित। ठीक है।